नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और जो हमारी क्लासें पोल्ट्री पर चल रही हैं, हमने राष्ट्रपति तक जो है वो चर्चा अभी तक कर चुके हैं। आज का जो विषय है वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। दोस्तों, पेपर आपका नज़दीक है और रिवाइज़ करने के लिए डेल्टा एकेडमी की वीडियो ज़रूर देखते रहें और हमारी क्लास में आप उपस्थित भी हो सकते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या है और उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में आज की क्लास रहेगी। अगर हम देखते हैं संविधान का जो आर्टिकल है 63, उसके अनुसार भारत में जो है एक राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है और संविधान में जो है उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। इस प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद से जो है कुछ परिवर्तन सहित जो है उसको अपना लिया गया है और भारत का उपराष्ट्रपति जो परिवर्तन के साथ आता है वो राज्यसभा का जो है पदेन सदस्य होता है और अन्य कोई लाभ का पद जो है वो धारण नहीं करता है। तो हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित उनकी योग्यताएं क्या हैं। तो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए तभी योग्य होगा जब वह निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करता हो। जी हाँ दोस्तों, आप भी चाहते हो तो तैयारी कर सकते हैं। पहला है, अभी तो हम अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं, है ना। तो योग्यताओं पर ध्यान देते हैं। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। सबसे पहली ये है भारत का नागरिक कौन होगा। तो नागरिकताओं के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 है ना, उनसे संबंधित है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। साथ ही साथ उसमें इतनी योग्यता जरूर होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य, है ना। कैसे निर्वाचित होते हैं दोस्तों, याद रख लेना। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, कभी ये सोचने लगो कि एमपी बनकर आ गए यहाँ पर इलेक्शन लड़कर, तो एमपी बनकर प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते हैं वो, है ना, बल्कि राज्यसभा में एमपी बनने के लिए जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो आप लोग उसे देखेंगे। तो इस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ उस संसद का किसी सदन या फिर राज्य विधानमंडल के किसी सदन का जो है वो सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ मजे की बात ये है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो संसद का अगर सदस्य था तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है, संसद का सदस्य होते हुए वो चुनाव लड़ सकता है और यदि वो निर्वाचित हो जाए तो उसे संसद या राज्य के विधानमंडल में से किसी सदन का सदस्य अगर वो है तो उसको इस सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है। तो जब वो राष्ट्रपति के रूप में अपनी शपथ ग्रहण करेगा तो उस कंडीशन पर आकर उसको अपनी जो दूसरी सदस्यताएं थी, जो सदनों की सदस्यताएं थी, उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। भारत सरकार के या किसी सरकार के जो सरकार के अधीन अथवा इन सरकारों में से किसी के नियंत्रण में कोई अगर लोकल बॉडी या कोई अन्य अथॉरिटी जो है वो उसमें किसी रूप में वो शामिल है, उसके सदस्य के रूप में या उसमें नौकरी करता है, तो वो लाभ के पद पर काउंट होता है। तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अर्थात सरकार के द्वारा जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं या उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं, उसमें वो कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो इससे संबंधित ये भी एक बात थी। तो इसकी योग्यताएं आप याद रख लेंगे, कई बार पूछी जाती रहती है। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो कैसे होगा। तो उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल होता है, ऐसे इसका निर्वाचक मंडल होता है और इसके निर्वाचक मंडल में जो संसद है उसके दोनों सदनों से ये मिलकर बनता है ना। मतलब उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति के तो चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और इसका जो तरीका है वो क्या है, ये एक प्रकार से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो है ये चुना जाता है। साथ ही साथ इसमें गुप्त मतदान की व्यवस्था रखी गई है ना। उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो है जब आप नामांकन भरने जाएंगे उपराष्ट्रपति का, तो आपको कुछ प्रस्तावक और कुछ अनुमोदक चाहिए, है ना।
तो राष्ट्रपति के उसमें 50-50 थे, यहाँ पर इनकी संख्या घटकर 20-20 रह गई। अर्थात उपराष्ट्रपति पद के लिए जब अभ्यर्थी का नाम 20 मतदाताओं द्वारा, है ना, यानी कि जो सदस्य हैं, एमपी हैं, वो 20 होने चाहिए, वो प्रस्तावित करते हैं और साथ ही साथ 20 लोग जो हैं उसका समर्थन भी करते हैं, अनुमोदन करते हैं, तब आप उपराष्ट्रपति का पर्चा भर सकते हैं। इतना ही नहीं, साथ में जमानत राशि भी तो जमा करनी पड़ेगी। कितनी थी जमानत राशि? 15,000 रुपया, है ना, याद रखेंगे। अभी तक 15,000 रुपये है, बाकी देखते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो संपन्न होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो इलेक्शन से संबंधित जो विवाद है वो कहाँ जाएगा? अगर इलेक्शन से संबंधित कोई विवाद हो गया तो क्या होगा भाई? तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित बात थी सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पर ये भी वही है। तो विवाद का निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये आर्टिकल 71 में है, आर्टिकल 71, ठीक है। उपराष्ट्रपति के संबंध में, निर्वाचन के संबंध में विवाद का निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। यदि निर्वाचित व्यक्ति के पद ग्रहण के बाद उच्चतम न्यायालय जो है उसको कह दे कि भैया तुम गलत तरीके से चुने गए हो, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब वो राष्ट्रपति बन गया था और उसने कोई काम किए थे तो उसके कार्य जो हैं वो अवैध हो जाएंगे, वो कार्य बने रहते हैं। यानी कि जिस दिन से आप शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो और जो भी कार्य करेंगे वो उपराष्ट्रपति के रूप में जाने जाएंगे, भले ही आपका इलेक्शन बाद में जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया है ना। और कौन करता है अवैध घोषित? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। काफ़ी सही बता रहे हो भाई। चलो अब इनकी बात करते हैं, इसका कार्यकाल या पद की जो अवधि है वो कितनी है, टर्म्स, ठीक है। जो राष्ट्रपति का टेन्योर है वो क्या है? तो उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। और यदि उसका उत्तराधिकारी मान लो 5 वर्ष के बाद भी ना आए तो वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर पद ग्रहण ना कर ले। क्यों भैया? क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है और स्थायी सदन जो है बिना उसके नहीं चलाया जा सकता है ना। लेकिन उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के अंदर हट भी सकता है भाई, हट भी सकता है। तो इसको हटने का क्या तरीका है? तो या तो उसके 5 साल पूरे हो जाएं भाई, कार्य समाप्ति हो जाए कार्यकाल की, या फिर उसकी इच्छा ही नहीं हो रही काम करने की राष्ट्रपति के रूप में, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देता है? सोचो सोचो सोचो, है ना। दोनों एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। या मान लो 5 साल भी पूरे नहीं हुए और वो अपनी मर्जी से देना भी नहीं चाहता और देश उन्हें राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में चाहता नहीं है, तब क्या करे भैया? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो है राज्यसभा में इस प्रकार का एक संकल्प पेश किया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प जो है राज्यसभा में कब पेश करते हैं? जब उसे 14 दिन पहले कम से कम बता दें कि हम तुम्हारे खिलाफ जो है भैया एक संकल्प पारित करेंगे और तुम्हें हटा देंगे, है ना। धौंस देते हैं, है ना, एक तरीके की ऐंठ दिखाते हैं, ठीक है। तो 14 दिन पहले ये ऐंठ दिखानी पड़ेगी, यानी कि 14 दिन पहले हमें उसे बताना पड़ेगा कि भाई हम तुम्हें तुम्हारे पद से हटाने वाले हैं, और उसके लिए एक रिजोल्यूशन, संकल्प, है ना, वो पास करना पड़ेगा जो बहुमत के आधार पर डिसाइड होता है। राज्यसभा में जो संकल्प पारित होता है उसके बाद उसको अनुमोदन के लिए जो है लोकसभा को भेजा जाता है, और यदि लोकसभा मान लो उसको भी पास कर दे, उस रिजोल्यूशन को पास कर दे, तो राष्ट्रपति को उसी टाइम तुरंत हटना पड़ेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर लेते हैं, ठीक है। या अगर राष्ट्रपति कहीं घूमने गए हों तो उस समय पर अपना इनको कार्यभार दे सकते हैं, या बीमार हो गए हों या किसी कारण से मृत्यु हो गई हो, या फिर कार्यकाल समाप्त हो गया हो राष्ट्रपति का, तो उस समय पर जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं वो उपराष्ट्रपति रहते हैं, जिनको हम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति, ठीक है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा केवल उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया में संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग स्थापित किया जाता है, इम्पीचमेंट, है ना। तो इम्पीचमेंट हटाने का सेम तरीका है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। चलो अब आगे चलते हैं।
पुनर्निर्वाचन की बात है, री इलेक्शन की बात है। तो री इलेक्शन तो भारत में जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद की आवश्यकता योग्य धारण करता है वह एक से अधिक कितनी बार भी रह सकता है भारत में। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 2 बार निर्वाचित किए जाने के बाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के, निर्विरोध चुने गए थे, जिनका कार्यकाल जो है 1952 से लेकर 57 के बीच में रहा होगा, है ना, आप कंफर्म कर लेना भैया। और फिर 57 के बाद जो है वो शायद 62 तक बने रहे थे, निर्विरोध चुने गए थे दोनों बार। तो डॉक्टर राधा जो सर्वपल्ली कृष्णन थे, उनके 2 बार निर्वाचित किए जाने के बाद अब परंपरा सी बन गई थी कि भाई किसी व्यक्ति को एक बार ही उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाए, है ना। चलो, ये एक परंपरा है। पद की रिक्ति को भरने का समय क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है उसकी समाप्ति से हुई जो भी खाली स्थान होगा उसको भरने के लिए निर्वाचन जो है वो पदावधि की समाप्ति से पहले किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भैया जो उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले पहले उसकी तैयारी कर ले और उसका इलेक्शन करा ले 5 साल पूरा होने से पहले, और जैसे 5 साल पूरे हों तो हटा ले। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति नहीं बनती कि इलेक्शन कराने हो जाए। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या फिर कोई और कारण हो, उसके कारण पद खाली हो गया हो, तो इसको भरने के लिए जो है निर्वाचन जो है वो यथाशीघ्र इस पर इलेक्शन कराता है। और रिक्ति को भरने के लिए जो है निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से कितने दिन तक रहेगा, जब तक कि वो 5 वर्ष पूरा ना हो जाए। मान लो बीच में ही कोई कार्यकाल समाप्त हो, जो 5 साल पूरे होने वाले थे उससे पहले ही जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का पद, तो जो नया व्यक्ति होगा वो 5 साल तक नहीं रहेगा, बल्कि जो पहले वाले के 5 साल पूरे होंगे वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा। ऐसी व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 68 में दी गई है। तो आप 68 आर्टिकल जो है वो देख लेना। पदावधि के दौरान अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, रिक्त पद को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कि उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक बना लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति का पद केवल निर्वाचन के द्वारा ही भरा जाएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। कार्य और शक्तियां, है ना, राष्ट्रपति की जो कार्य हैं वो क्या है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रह सकता है, जिसकी व्यवस्था आर्टिकल 65 के अनुसार है। राष्ट्रपति की मृत्यु या उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर या फिर कोई महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, या वो अनुपस्थित हो, कहीं गए हों घूमने, इन सब सिचुएशन में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करता है। और ये जब कर्तव्य का निर्वहन करेगा इसकी पावर सेम ऐसी होगी जैसे राष्ट्रपति की होती है। ठीक है, उसके कार्य जो है राष्ट्रपति के कार्य माने जाएंगे। और उसको जो प्रॉफिट होता है ना, उपलब्धियां होती हैं, भत्ते होते हैं, या फिर जो कुछ स्पेशल प्रिविलेज होते हैं, वो राष्ट्रपति के रूप में जो मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति को भी उस समय पर मिलेंगे। और इस प्रकार से जो भी काम होंगे वो वैध माने जाते हैं। एक और इसका कर्तव्य राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्य करता है। ऐसी व्यवस्था आर्टिकल 64 में दी गई है, आर्टिकल 64। अगर हम इसकी बात करते हैं तो राज्यसभा का जो सभापति है उसके रूप में राष्ट्रपति क्या काम कर सकता है। तो राज्यसभा के कार्यों का संचालन करता है भाई, उसमें अनुशासन बनाए रखता है। देखा होगा हेडमास्टर की तरह बैठे रहते हैं, शांत हो जाइए, बैठ जाइए, नहीं तो बाहर निकाल देंगे, है ना, ऐसे कुछ वर्ड सुनते होंगे आप लोग। और आज्ञा का अनुपालन ना करने पर क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, है ना, सदस्य को निष्कासित भी कर सकता है। ठीक है, ये उसका विवेक है, वो कुछ घंटे के लिए निष्कासित कर सकता है, कुछ दिनों के लिए कर सकता है ना, या फिर परमानेंट भी हटाए जा सकते हैं। वह सदन में पेश किए गए जो विधेयक होंगे उस पर विचार विमर्श करवाता है कि भाई चर्चा करो, और विचार विमर्श के बाद जो है मतदान भी करवाता है, उसकी निगरानी करता है और उसका परिणाम घोषित करता है। ठीक है, जब मतदान हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसका रिजल्ट भी वही घोषित करेगा। और इस प्रकार की जो ये निर्णय लेने की शक्ति है कि कौन सा प्रश्न जो है संसद में पूछना चाहिए, सदन में पूछना चाहिए, कौन सा नहीं, ये भी उसका अपना खुद का विवेकाधिकार है। तो वह जो सदन होते हैं उसमें कोई
उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करता है या कुछ और उल्टी सीधी चीज़ें करता है, तो इस प्रकार के आदेश दे सकता है कि भाई आप इस प्रकार की चीज़ें ना करें, या कोई अभिलेख आपने लिख कर भेज दिया तो उसे भी वो हटवा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कार्य जो है ये है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है सूचना देने का कर्तव्य। ये सूचना देने का कर्तव्य उपराष्ट्रपति का कौन सा हो गया भाई? तो जो भारत का राष्ट्रपति जब कभी त्याग पत्र देता है तो वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है ना। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्याग पत्र प्राप्त कर ले तो उसका कर्तव्य बनता है क्या? सूचना देने का। किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। उपराष्ट्रपति जो है सूचना देगा किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ये उनका सूचना देने का कार्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार पेपर में पूछा गया है, ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। अन्य कार्य क्या है कि जो उपराष्ट्रपति है उसको संविधान जो है कोई औपचारिक कार्यपालिका शक्ति तो प्राप्त है नहीं संविधान के द्वारा, तो फिर भी अगर हम देखते हैं तो उसे मंत्रिमंडल के जितने भी निर्णय होते हैं उसकी सूचना दी जाती रहती है कि भाई कोई बात नहीं, आप हो तो उपराष्ट्रपति है ना, तो इसलिए उसको भी सूचना दे देते हैं मंत्रिमंडल के द्वारा। उपराष्ट्रपति जो है विभिन्न जितनी भी राजकीय यात्राएं होती हैं, ठीक है, उसमें राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। और इन सब के अतिरिक्त जो है उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का एक तरीके से पदेन कुलपति भी है ना, याद रखना। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कुलपति है, पदेन कुलपति है, वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित ये चर्चा जो है, ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी। और इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें। टिल्ट एकेडमी आपका स्वागत करता है हमेशा। आपकी समस्या कोई हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।